देखो ये जो ब्लू कलर की लाइंस है ना, जो मैंने फ्री हैंड बनाई है, पैरेलल लाइंस फ्री हैंड बनाई है मैंने, है ना। ये लड़का ठीक है, हाँ बोल रहा है, जस्ट फ्री हैंड बनाई है ना मैंने। कोई टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया मैंने। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। तो ये जो पैरेलल लाइंस है ना, ये पैरेलल लाइंस बता डिनोट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। कौन सी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जिसमें किसी भी पॉइंट पे आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकाल लो, वो वही रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है। जैसे सपोज करो कि जैसे पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो ऐसे जाती है। तो मतलब अगर मैं इधर की बात करूं और इधर की बात करूं, जो पॉइंट बी होगा ना, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउड कम होगा। देखो ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई। आप देख रहे हो पॉइंट ए पे आपको क्राउड ज्यादा फील हो रहा है, ज्यादा पास पास है फील्ड लाइंस। पॉइंट बी पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से थोड़ी सी एक्स्ट्रा दूर है। तो पॉइंट बी पे जो फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी ना, वो आपको कम मिलेगी। और पॉइंट ए पे आपको फील्ड स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली ज्यादा मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए। पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी का, वो क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ए से बी जा रहे हो तो अनिरुद्ध, आर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ए से बी बढ़ रहा है ना। तो ए से बी आर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर वेरी कर रही है, कम होने का मतलब चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो फील्ड यूनिफॉर्म हुई कि नॉन यूनिफॉर्म हुई? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अब यहाँ देखो, जो ब्लू कलर की मैंने लाइंस बनाई हुई हैं, इन लाइंस में आपको क्या दिखाई देगा कि अगर आप इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, कोई किसी भी पॉइंट की बात कर लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो क्राउड है वो चेंज नहीं हो रहा। पैरेलल लाइंस है। तो मतलब पैरेलल लाइंस होने से हम क्या कह सकते हैं? तो डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है, साथ साथ फील्ड की स्ट्रेंथ भी नहीं बदल रही है। तो नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। सो दिस टाइप ऑफ फील्ड इज व्हाट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? पूरे रीजन में सेम फील्ड रहेगी, हर जगह पे, हर पॉइंट। ठीक है। तो इस ऐसे फील्ड को हम क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया हुआ है इस यूनिफॉर्म फील्ड के, अब मैंने बनाई तो 8 लाइंस है, पर ये थ्रू आउट द स्पेस एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा यार, मेरे पीसी ने बनाई 8 लाइंस है, जस्ट हंस पड़ तू। तू हंस रहा है यार मेरे पे। मैंने बनाई 8 लाइंस है अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट स्पेस एग्जिस्ट कर रही है। और हमने ना इस फील्ड के एनवायरनमेंट में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया, जिसमें लेफ्ट साइड पे हमने रखा है नेगेटिव चार्ज और राइट साइड पे रखा है हमने पॉजिटिव चार्ज। एंड दे आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस 2a। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट भी मार्क कर देता हूँ। ये मैं इसको ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। ठीक है। तो 2a डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर ये रखे हुए हैं। अब क्या है कि जो डाइपोल एक्सिस है, यानी ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है ना, उसको मैंने बोल दिया इंक्लिनेशन को थीटा। समझ आया? अब कोई भी एक फील्ड लाइन उठा लो और एक्सिस का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, थीटा चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस तो एक ही है और फील्ड सारी लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है। तो देयर वोंट बी एनी चेंज इन द इंक्लिनेशन, तो वो हर जगह पे थीटा ही रहेगा। सबसे कन्वीनियंट पॉइंट क्या है? सबसे कन्वीनियंट पॉइंट है कि हम इसका बिल्कुल डाइपोल एक्सिस का सेंटर ले लें, ओ। ठीक है। और ओ से पास करने वाली फील्ड लाइन को देखें, सारी मेजरमेंट सबसे इजी रहेंगे उसमें। और मैंने बोला था ना कि हम टू क्यों लेके आते हैं। अब देखो, जब मैं ओ का ए से डिस्टेंस लूंगा, कितना आएगा वो? आगे ओ का ए से ए आ गया, फ्रैक्शन अवॉइड हो गया ना। तो दैट वाज द होल पॉइंट। अब हमने फ्रैक्शन अवॉइड कर दिया। अब काम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमने पढ़ा था कि जब भी किसी चार्ज को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, तो वो एक्सटर्नल फील्ड उस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है। अब अगर वो फोर्स एक्सर्ट करेगी तो चार्ज मतलब किसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। फोर्स का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। एकांकी क्यू कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज या होस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज। क्यों?
मेरे फेशियल रिएक्शंस पे वॉइस मॉड्यूलेशन पे मत जाना। तुम्हें क्यों लगता है कि ये टेस्ट चार्ज? करेक्ट, गुड। तो यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज है क्योंकि ये एक्सपीरियंस कर रहा है फील्ड। हमने क्या बोला, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये फील्ड को या फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो ये क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होस्ट से आती है, तो टेस्ट चार्ज इनटू होस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द होस्ट। तो ये हमने पढ़ा था। अब सपोज मैं पॉइंट बी वाले चार्ज की बात करता हूँ। पॉइंट बी वाला चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो कितना पुट करेंगे, क्यू एज इट इज इंटू ई। अब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। भली बात है, ज्ञात है हमें ये। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अनिरुद्ध जी, एलएचएस पे एक वेक्टर क्वांटिटी, आरएचएस पे एक वेक्टर क्वांटिटी, और एलएचएस वाली क्वांटिटी आरएचएस वाली क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ और ई आपस में प्रोपोर्शनली तो चल रही मैग्नीट्यूड में। और कुछ प्लस माइनस हो रहा है? नहीं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वही एक्सर्टेड फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो मतलब जो पॉइंट बी पे हमने चार्ज बनाया है ना, इस पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, मैं बी मिटा रहा हूँ यहाँ पे, बी मैं यहाँ कहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एफ। बात समझ आई? द मोमेंट वी हेड ऑन टू द चार्ज एट ए, फोर्स कितना लिखा जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया यहाँ पे, इनटू ई वेक्टर। If I rearrange the terms of it, can I not say F is equal to Q times of negative of E vector? समझ आ रहा है? अब मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो ए चार्ज और बी चार्ज दोनों पे फोर्स बराबर आ रहा है, क्यू इंटू ई। लेकिन जो फोर्स ऑन बी आया है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव के साथ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस का साइन लगाने के बाद आया है। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? क्योंकि माइनस का मतलब वेक्टर में क्या है, ऑपोजिट, रेफरेंस के ऑपोजिट। हाँ, तो इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कैसे होगा, नीचे की तरफ इस तरीके से, और उतना ही होगा, एफ। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है। अब सोचो कि अगर एक ऐसे रिजिड सेटअप है, इस पे एक फोर्स ऐसे लगा और एक फोर्स ऐसे लगा। डोंट यू थिंक कि जब मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो ये दो कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। अब क्योंकि मैंने इनको रिजॉल्व कर ही दिया दोनों वेक्टर्स को, तो अब मेरे को कुछ मतलब ये जो इनिशियल फोर्स है वो बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो उसको टुकड़ों में बांट ही दिया ना, अब वो अकेला कहाँ बचा। तो ये दोनों तो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों नलीफाई ये भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि क्योंकि ये दोनों अलोंग द रॉड नहीं लग रहे, ये रॉड में क्या पैदा कर देंगे, एक रोटेशन। जो ये वाला फोर्स है, ये रॉड को इस तरीके से रोटेट कराने की कोशिश करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये भी कोशिश करेगा एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराने की। कपलिंग हो गई यहाँ पे, समझ आया? पिछली क्लास में बताया था कपलिंग। तो यहाँ पे कपल बन गया, तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, रोटेशन आ जाएगी। और दोनों का रोटेशन सेंस क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझे? ठीक है। अब डाइपोल भी तो ऐसा ही है। डाइपोल भी तो एक रिजिड सेटअप की तरह ही काम करता है, क्योंकि वो जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है वो एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता है, अपने बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता। अगर प्लस क्यू कहीं अलग डिस्टेंस पे जा रहा है ना, तो माइनस क्यू अपने आप को एडजस्ट करेगा सो दैट उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही रहे, यानी 2a रहे। तो क्या होगा, यहाँ पे बी पे फोर्स लगा अलोंग द फील्ड और ए पे फोर्स लगा ऑपोजिट टू द फील्ड, इट विल क्रिएट अ रोटेशन इफेक्ट। बात कुछ पल्ले पड़ रही है? सेंटर ऑफ रोटेशन हरजस क्या है, ओ। तभी तो 2a लिया था, अब डिस्टेंसेस ओ से लेंगे हम सारे, क्या रहेंगे, ए रहेंगे। ठीक है, ओके। तो लिखो जरा इसमें, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E vector, placed in
a uniform electric field E vector. Full stop. The field exerts the field exerts a force on each charge on each charge such that such that the positive charge, yes खाली q लिख लो, such that q tries to move along the field while minus q opposite to it, while minus q opposite to it, yeah, moves opposite to it. The force experienced by both of them, the force experienced by both of them are equal in magnitude, are equal in magnitude and result in coupling, result in coupling. अब कपलिंग हो गई तो मतलब लाजमी है टॉर्क की डायरेक्शन दोनों के लिए सेम ही आएगी, तो नेट टॉर्क जब निकालेंगे मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या होगा, प्लस होगा, और देखो जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अपने आप प्लस आएगा। क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है, आगे लिखो द नेट टॉर्क, द नेट टॉर्क, समझ आ रहा है लड़के, ऑन द डाइपोल is given as, the net torque on the dipole is given as, अब अगली लाइन में क्या लिख देंगे, टाउ वेक्टर इक्वल टू टाउ ए वेक्टर प्लस टाउ बी वेक्टर, मतलब टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज ए प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज बी। ठीक है, अब टाउ वेक्टर क्या बनेगा, टाउ ए। अब हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, पिछले क्लास में भी किया याद था। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। समझ आया? हाँ, एन कैप बताते हैं क्या होता है। जब तुम ये ले रहे हो, क्या बोलते हैं, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हो, आर भी एक वेक्टर है और एफ भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो वेक्टर ही आता है। तो अगर वो वेक्टर है तो तुझे मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। तो एन कैप जो है, पानी ले लो, पीछे रखो तुम्हारे, तो एन कैप जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा है। और ये एन कैप की और ये डायरेक्शन होती क्या एग्जैक्टली exactly? जो आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ जब तुम अपनी उंगलियों को बंद करोगे राइट हैंड की, तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वही एन कैप की डायरेक्शन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। समझ आया? तो वही है एन कैप यहाँ पे। तो हमने पढ़ा है कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप, और यहाँ पे देखो थीटा भी हमने यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और समझाते हैं कि साइन थीटा यहाँ क्यों इफेक्टिव है। अगर मैं ये वाले फोर्स को जो बी पे लग रहा है उसको रिजॉल्व करूं,
यही एंगल थीटा है। तो रिजॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, एक मिलेगा एफ कॉस थीटा और एक मिलेगा एफ साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, एफ कॉस थीटा लग रहा है टुवर्ड्स राइट, और ऐसी जो दूसरे वाला फोर्स है जो माइनस क्यू पे लग रहा है, उसका एफ कॉस थीटा लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ आया? तो एक राइट एक लेफ्ट। अब जब ये दोनों फोर्सेस लगेंगे ना, चाहे अकेले भी होते, मतलब दोनों एक साथ ना लगते, एक एक करके भी लगते, तो भी वो सिर्फ डाइपोल में एक ट्रांसलेशन पैदा कर सकते थे, रोटेशन इफेक्ट नहीं आ सकता था उनसे। तो कॉस कंपोनेंट तो वैसे भी रोटेशन इफेक्ट पैदा ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम एफ साइन थीटा कंपोनेंट्स को देखो, राइट वाले का एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ है, लेफ्ट वाले का एफ साइन थीटा नीचे की तरफ होगा। ये दोनों एक ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा, तो दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे भी साइन थीटा ही आना चाहिए। समझ में आया? क्या हो गया राघव? खोया खोया सा लग रहा है, खोया खोया चांद। ठीक है, ओके। तो टाउ ए कितना होगा, ये बनेगा आर ए एफ ए साइन थीटा एन कैप, ठीक है, प्लस आर बी एफ बी साइन थीटा, इसका भी क्या रहेगा, एन कैप, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो रोटेट करवा रहे हैं, तो टॉप की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों में एन कैप आएगा। अब आर और एफ की वैल्यू डालते हैं, ध्यान से सुनना अब इस वाले पार्ट। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू आर ए, मतलब आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन, और हमेशा सेंटर ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन की तरफ जा रहे हैं, यही बोला था स्टार्ट फ्रॉम ओ। तो जब हम ओ से ए जाएंगे, तो हम लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट जा रहे हैं, तो मतलब आर ए कितना पुट करेंगे, माइनस ए। समझ आया? एफ कितना आया था नेगेटिव चार्ज पे, मैग्नीट्यूड माइनस क्यू ई, और अब मैं खाली मैग्नीट्यूड देख रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ, ठीक है, वो एन कैप में आ जाएगा। तो ये हुआ कितना, माइनस क्यू ई साइन थीटा एज इट इज एन कैप, प्लस, अब आर बी की बात करते हैं। तो ये देखो, आर बी बनाने के लिए आपको ओ से बी जाना पड़ेगा, लेफ्ट जा रहे हो कि राइट जा रहे हो, तो पॉजिटिव के नेगेटिव, तो पॉजिटिव ए इंटू एफ बी क्या होगा, पॉजिटिव क्यू ई साइन थीटा और एन कैप डायरेक्शन सेम। समझ आया? पहले जरा यहां तक लिखो। हर्षिका खाना खा लिया? नो सर। भाई तब से खा ही रही है ये, जब से क्या हो गया? आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला था? सर मैं अभी उठी। लेजेंड। हर जो स्कूल होके आ भी गया, तक भी गया। ब्यूटी है, नाइस। हो गया? ब्रैकेट, अच्छा सॉरी, अभी ब्रैकेट मत ओपन करना, यहाँ पे लिख लो हेयर, अगली लाइन में लिखो हेयर एच ई आर ई कॉमा, यार कोविड फिर बढ़ने लग गया, क्या है ऐसे, तो मजा नहीं आएगा ऐसे, जिंदगी का अंदर बैठे रहेंगे तो। कोई नहीं, लिखो हेयर कॉमा, क्या, आज आज में, कॉमा थीटा इज द inclination inclination between the dipole axis and the electric field.
अभी डाइपोल एक्सिस लिखवाया है, डेरिवेशन खत्म होगी तो तुम्हें समझ में आएगा, वो एक्चुअली डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ठीक है, ओके। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे अगली लाइन में तो क्या मिलेगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव, तो यू हैव क्यू ई साइन थीटा एन कैप प्लस, सॉरी, क्यू ए प्लस क्यू ए ई साइन थीटा n cap again. Now if I add these two up, what I get is 2QAE sin theta n cap. तो देखो ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये डायरेक्शन आ गई, तो वेक्टर जस्टिफाई भी तो हो रहा है फिर इसका मतलब। नाउ लेट मी रीअरेंज द स्टफ अ लिटिल। क्यों ना मैं Q को ऐसे लिख दूं और 2 और A को क्लब करके 2A अलग लिख दूं और E sin थीटा n कैप लिख दूं। समझ आया भाई? मैं कुछ भी पहले लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 4 24 होता है, 2 × 4 × 3 भी कितना होता है, 24 होता है। समझ आया? तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके लिख दिया। अब याद है, आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस क्या था, डाइपोल मोमेंट। तो कैन आई नॉट राइट इट दिस वे कि टाउ वेक्टर इक्वल टू पी ई साइन थीटा एन कैप। लो जी, ये आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म, मतलब मैग्नीट्यूड और वेक्टर। तूने क्यों नहीं सुना भाई? अभी कह रहा हूँ सुना नहीं। मैं ये कह रहा था कि Q × 2A जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। अभी इससे पहले टॉपिक किया था, तो डाइपोल मोमेंट को मैंने पहले लिख दिया, मतलब Q × 2A को मैंने P लिख दिया और E साइन थीटा। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया इस एक्सप्रेशन में, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मिल गया। अब मैं इसको प्योरली वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लो, और टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट के तो फॉर्मूला बन रहा है। तो अब समझ में आया, अगर पीई साइन थीटा कर रहे हो तुम, थीटा हमेशा दोनों मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। अब मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स क्या है, एक टी है और एक ई है, इसका मतलब थीटा इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो अगली लाइन में जरा लिख लो, प्रिसाइजली प्रिसाइजली थीटा is the inclination between is the inclination between the dipole moment vector and the electric field, the dipole moment vector and the electric field। बात समझ में आई है कि ऊपर से निकल गई है? ठीक है, आगे मैग्नेटिज्म जब आएगा ना तब भी तुम एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे भी बता देते हैं। नॉर्मली जो डाइपोल मोमेंट आता है ना, वो टॉर्क अपॉन फील्ड के रेशियो के बराबर आता है। मैग्नीट्यूड अगर देखोगे, मतलब अगर थीटा जो है वो तुम्हारा 90 है, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा टाउ बाय बाय फील्ड आता है। मैग्नेटिक डाइपोल की बात करोगे ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसको एम से डिनोट करते हैं, वो आता है टाउ बाय बी, अगर थीटा 90 है तो यहाँ से भी थोड़ा सा देख सकते हो कि एक्सप्रेशन ठीक लिखा है कि गलत लिखा है। मतलब एक्सर्टेड टॉर्क अपॉन एक्सटर्नल फील्ड। अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो उस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक। चलो, इसके बाद हम इसके इक्विलिब्रिया की बात करते हैं। कोई दिक्कत किसी को बाय द वे, कोई कुछ पूछना चाहता है? बेटा पी साइन थीटा एन कैप का मतलब, पी साइन थीटा तो हो गया मैग्नीट्यूड, एन कैप डिनोट कर रहा है डायरेक्शन। मतलब टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी हुई और होनी भी चाहिए, होती है वो। अब दो वेक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देख जो पहला वाला बॉक्स बनाया है ना उसमें पी और ई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पी भी एक वेक्टर है, ई भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइन थीटा आ रहा है, और जो आंसर आ रहा है वो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है,
जब भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पे आंसर वेक्टर फॉर्म फॉर्म में आता है ना, इसका मतलब वो जो आपने प्रोडक्ट किया था वो क्रॉस प्रोडक्ट। अगर स्केलर आता है तो जो आपने प्रोडक्ट किया था वो डॉट प्रोडक्ट था। जैसे वर्क डन जो होता है ना, वो होता है एफ एस कॉस थीटा, या फिर हम उसको एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी कह देते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को तो मल्टीप्लाई कर रहा है और तेरे को वर्क मिल रहा है, विच इज स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पे अगर तेरे को स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो मतलब वो प्रोडक्ट जो था वो डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा ना तो लाजमी है। समझ आया? तो ऐसे ही यहाँ पे हमने साइन थीटा को देख के क्रॉस बता दिया। चलते हैं अब आगे।